प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे रऊफ क्लासा साहब। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई की बैनुल अक़वामी सतह पर लॉबिंग नाकाम, अमरीका ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत कर दी। 9 मई का एहतजाजी तरीका गलत करार दे दिया। पाकिस्तानी अवाम के दहशतगर्दों के हाथों नुकसान उठाने की तारीफ। एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, जायज़ तरीके से आज़ादी राय की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बड़ा बयान। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज। पीटीआई और हुकूमत की सियासत दाव पर लग गई, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लग गईं। शहबाज सरकार में बहरान का खदशा, सुप्रीम कोर्ट जजेस के वकला से चुपते सवालात। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों का केस कमजोर, फिर फैसला क्या आएगा। इसके अलावा बात करेंगे अवामी दबाव काम दिखा गया। शहबाज शरीफ हुकूमत बिजली बिलों के नीचे दब गई। 50 अरब का तरक्याती फंड खत्म करके बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन को सब्सिडी दे दी गई। वज़ीर आज़म के माजी में यारों की जेबें भरने के ताने, महंगी बिजली के मुआहदों पर नजरसानी करें, अवामी दबाव बढ़ गया। और इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑडियो लीक्स केस के फैसले के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला। विफाकी काबीना ने हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी। अहम डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, आपने का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो एक बड़ा फैसला सामने आया हुकूमत का और विफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है कि शहरियों की जो कॉल है वो रिकॉर्ड की जा सकेगी और वो सुनी जा सकेगी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इस फैसले के बारे में ज़रा बताइएगा कि आपका क्या ख्यालात हैं। देखिए, ये इजाज़त जो है ना, ये तो 1996 से है और उस वक़्त ये था कि कॉल को रिकॉर्ड किया जा सकता है और अभी इन्होंने ये किया, उसको इम्प्रूव किया कि आम कोई ऑपरेटर उसको ना करे, ग्रेड 18 का बंदा ही कर सकता है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर, आप मगरब में देखें, आप यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, जहां आपको डाउट होता है कहीं फिफ्थ कॉलमिस्ट का, कहीं किसी ऐसे लोगों का जो ऐसी साजिश पनप रही हो जो मुल्क के मफाद के खिलाफ हो, तो वो करते हैं। और ये तो ना अपने मुल्क में भी और अपने मुल्कों से बाहर भी लोगों के ऐसे टेंटिकल्स होते हैं कि अपनी सिक्योरिटी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आपको याद होगा कि कारगिल की जंग में यहाँ से बात कर रहे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ चाइना में अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के साथ, तो वो इंडिया ने इधर से रिकॉर्ड कर ली। हमने ये जो मुल्क के अंदर अगर काले रिकॉर्ड न होती तो ये कलभूषण या देव टाइप लोग जो है आपके हथे न चढ़ते। तो इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि वो की। अभी आप हर चीज पे डाउट करें कि क्या है, आप अगर अपनी फेयर बातचीत करते हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, तो कॉल को तो रिकॉर्ड करने का देयर इज नो क्वेश्चन कि उसको किसी को कोई डर होगा। तो आई थिंक दे हैव रिस्ट्रिक्टेड इट रादर दैन इसको। और ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, आज असेंबली में के अंदर भी लॉ मिनिस्टर ने यही एक्सप्लेन किया है। लेकिन जनरल साहब, ये अगर इस तरह का मामला है कि ये एजेंसीज करती हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, तो इसको इस पैसेज की ज़रूरत क्यों पड़ी? बाकायदा काबीना को इसकी मंजूरी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरी बात है कि इस तरह से शहरियों की प्राइवेसी का क्या मतलब, उनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी भी है, एजेंसीज का क्या दायरा इख्तियार इतना वसी है कि वो किसी की भी कोई भी गुफ्तगू सुन सकते हैं? देखें, अक्रॉस द बोर्ड तो हर बंदे की गुफ्तगू को टेप नहीं किया जाएगा ना। वहाँ ही जहाँ आपको सस्पिशन है, जहाँ आप समझते हैं कि कुछ लोग, देखें, लोग जो एनिमी फोर्सेस हैं या बाहर से जो लोग ऑपरेट करते हैं, एजेंट्स, वो हमारे पाकिस्तानी लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस तरह को कोई नेस्ट पनप रहा है तो आपको वही चीजें करते हैं ना, अदरवाइज बाकी लोग इग्नोर करते हैं। दे डोंट हैव टाइम, नाइदर दे हैव रिसोर्सेज कि 24 करोड़ अवाम के वो सारे टेलीफोनों को करेंगे। आप ये देखें कि ये उसामा बिन लादेन की भी जो इनिशियल जो लीड दी गई थी, वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, उनको पता नहीं था कि उसामा की लीड है, लेकिन उन्होंने अलकायदा के हिसाब से कुछ चीजें नोट की थी और दी थी। तो ये डेफिनेटली सिक्योरिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है और इस हुकूमत ने कोई नया काम नहीं किया, इसने उसके यूज को बढ़ाया नहीं बल्कि रिस्ट्रिक्ट किया है।
और ये कहा है कि ग्रेड 18 का रिस्पॉन्सिबल बंदा ही इसको हैंडल करे और उसको चलाए। हमारे साथ क्लासेस साहब भी मौजूद हैं। क्लास साहब, जनरल साहब से आप सवाल करना चाहेंगे, ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर एक बात की मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने कहा कि ग्रेड 18 का बंदा जो है ना रिस्पॉन्सिबल अफसर वही ही इसको वो करेगा, मॉनिटर करेगा। तो क्या वजह है ग्रेड 18 से जो नीचे वाला स्टाफ है वो भी रिक्रूटेड है, वो भी एक प्रोसेस के तहत आते हैं, उन पे क्यों नहीं ट्रस्ट किया जाता? या ये समझा जाता है उनकी इंटेग्रिटी वो कॉम्प्रोमाइज होती है, वो सीरियस नहीं होते, या वो अपने काम को सीरियस नहीं लेते, या इस काम को मिसयूज करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे? सर तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि अगर इतनी बड़ी सेंसिटिव पोजीशन पे जिन्होंने कल को टेलीफोन टैपिंग करनी है, पूरा सिस्टम चलाते हैं, अगर उन पे एतमाद नहीं है और समझा जाता है ग्रेड 18 का अफसर जो है वो बेहतर तरीके से वो जिम्मेदारी का सबूत दे सकता है, सो इसको आप कैसे देखते हैं सर? तो ग्रेड 18 ही क्यों सर? ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 या 17 ग्रेड क्यों नहीं सर? जी देखिए रऊफ भाई, एक तो बहुत मेहरबानी आपने लाइन पे लिया और बड़े अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है और आपका विजिट ओवर ड्यू है, आपकी बुक्स भी मैंने और लेनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो है ना मसला ये है कि नीचे वाले जो लोग हैं उनके अपने अपने लेवल की अपनी अपनी वो उनकी ड्यूटीज होती हैं, लेकिन आप देखें ये मसलन ब्लास्फेमी का जो लॉ है उसके ऊपर भी क्या एतराज होता है? वो ये होता है कि नीचे को FIR दर्ज ना कर दे SSP या DC के लेवल के ऊपर, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल रैंक्स। और ये इसका मतलब नहीं है कि वो खुद सबको टेप कर रहे होते हैं या सबकी, वो नीचे से जब उनको खबर आती है तो उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। ये नहीं है कि वो अपने तौर पे कोई नीचे आपका हवलदार लेवल का बंदा या कोई फोरमैन या कोई ऐसा ऑपरेटर उसको करके भेज दे तो आप इसकी रेटिफाई ना करें। तो इसका मतलब यही है कि नीचे से काम तो ग्रास रूट लेवल पे होते रहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेड 18 का अफसर देखें, ग्रेड 18 का अफसर डिप्टी कमिश्नर के लेवल का अफसर होता है, ग्रेड 18 का अफसर आर्मी में मेजर लेवल का ऑफिसर होता है। तो वो नीचे से काम सारा हो जाता है, उनको ट्रस्ट भी किया जाता है, लेकिन एज यू राइज हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। एंड आई थिंक दीज आर दी कटिंग एजेस, ये जो ग्रेड 18 का सिविल सोसाइटी के अंदर और ग्रेड 18-19 के जो आर्मी के लोग हैं, कर्नल और मेजर्स, ये लोग हैं, और इनकी क्लियरेंस के साथ होगा तो बहुत सी चीजें ड्रॉप डाउन हो जाएगी। जो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करती हैं चीजें उनको लिया जाएगा, और अगर कोई अपना स्कोर सेटल कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सर बड़ा अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया। एक और चीज सर जहन में आ रही है, ये दुनिया बहुत सारी बदल गई है। व्हाट्सएप की इससे पहले तो जो ठीक थी सारी चीजें, 90s का ईरा हो, 2000 का हो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा 2012-13 के बाद ही मेरा ख्याल व्हाट्सएप आया है। तो ये व्हाट्सएप तो ये क्लेम करता है कि भाई साहब कि हमारी वो है गुफ्तगू सुनी नहीं जा सकती, हमारे जो कोडिंग सिस्टम है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, कोई उसको एजेंसी हो, दुनिया भर में कोई इदारा हो, लोग अगर व्हाट्सएप पे कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको पता टेलीफोन लाइन वाला सिस्टम तो रहा नहीं है, ज्यादा नहीं रहा, लोग अब इस्तेमाल ही नहीं करते। घरों में पहले यूज होते थे या फीचर टेलीफोन या घर में, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं व्हाट्सएप को तो ब्रेक नहीं कर सकते। सो हम ये समझें कि हमारी एजेंसी के पास संभव ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप व्हाट्सएप को भी वो सुन सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने सारे सिस्टम को लीगल करने की कोशिश की थी। कल को अदालतें हमें बुलाती हैं तो हम इसको पेश कर सकते हैं कि ये देखे फलां की गुफ्तगू अंडर द लॉ हम कर सकते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि व्हाट्सएप की जो कॉल हैं वो भी कम्प्रोमाइज हो चुकी है सर। इससे मुझे तो ये फीलिंग आ रही है इससे। या देखिए रऊफ भाई, अभी टेक्नोलॉजी का एक रेवोल्यूशन है। जो सिचुएशन पिछले साल थी वो इस साल डिफरेंट है, और जो पिछले साल थी उससे पिछले साल डिफरेंट थी। एक वक्त था जब आप ये कहते थे कि व्हाट्सएप को कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। नहीं, अभी तो इतनी माइंड बॉगलिंग एडवांसमेंट हो चुकी है कि आपका टेलीफोन आपके पास पड़ा हुआ हो और वो बंद भी पड़ा हुआ हो, और वहां आप कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं तो कई जो चीजें हैं 1 से 2 किलोमीटर दूर बंदा बैठा हुआ भी अपने टेलीफोन पे मॉनिटर कर लेता है। इसीलिए हम आर्मी के अंदर जब ये सिक्योरिटी की इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना कि आप अपने दुश्मनों से बचें और कोई बात ना करें, तो हम ये कहते हैं कि व्हेन यू आर ऑनलाइन, वेदर इट इज टेलीफोन की लाइन आपकी है, PTCL की है, मोबाइल पे है,
तो टेक इट के आपको पूरी दुनिया सुन रही है। आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ा आहिस्ता आवाज करके बोलेंगे तो सुनेगा कोई नहीं। तो देयरफॉर आप जब आप अपने मुंह से बोलते हैं और इन वायर्स के ऊपर आ जाते हैं और वायरलेस के सिग्नल्स को आगे चलाते हैं, तो आजकल तो बहुत ज्यादा आप ये देखें कि मसलन एयरफोर्स में BVR का कॉन्सेप्ट है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। आप एक चीज को पिक करता है आपका रेडार पता नहीं 300-500 किलोमीटर के ऊपर, और यहां से आप करता है तो आपकी टेक्नोलॉजी उसको हीट सीकिंग पे या किसी पे भी ले जाती है और जाके करती है। तो इसलिए ये अभी दूर की बातें हैं, ये बहुत पीछे रह गई है। अभी तो हर चीज जो है उसके ऊपर, और हमें मोहतात होना चाहिए, लूज टॉक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई दफा मतलब आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दीवारों के भी, आप कह रहे हैं जो मुहावरा हमने सुना था, दीवारों को भी कान होते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी के भी कान लग गए। आपकी बात से तो मुझे ये तत्पर मिल रहा है सर कि वन हैज टू केयरफुल। अरे सर एक और बताइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनदर एक नया, एक हमारे ऊपर खौफ कहें या तरक्की का नया जीना कहें सर, उसके तहत तो अब उसमें बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं कि आपकी जनरल साहब की गुफ्तगू जो है वो बकायदा उसको कॉपी करके वो जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। लोग कहेंगे कि जनरल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, रऊफ कर रहे हैं, रबिया कर रही है, वो तो ये भी ऐप्स ये तैयार हो चुके हैं। तो कल को ये जो सारी गुफ्तगू का टेप होती है, ये जो हमारी एजेंसीज करेंगे, ये अदालत में पेश करते हैं, कोई बंदा ये आगे से कहते जी मेरी तो आवाज ही नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कमाल है, झूठ ही बोल रहा हो, तो ये कैसे साबित करेंगे फिर कि नहीं जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इसकी आवाज को ये कॉपी नहीं किया गया, ये इसकी जेन्युइन इसकी आवाज है। सो आप समझते नहीं है कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन, कुछ इश्यूज तो पैदा होंगे हुई टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात कह रहे थे कि कल को कैसे वो बंदे पे साबित करेंगे कि इसकी गुफ्तगू है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहा यह जाता है कि इट हैज ओवरटेकन इवन दी, ये जो न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी है और यूज है, कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू सो मच ऑफ डैमेज। और ये होता है ना कि अल्फाज कहीं और से, जिस्म किसी और का, जबान किसी और की, और वो कर आके तो उसको फिक्स करते हैं आगे से पीछे से, और वो खुद वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ओवरटेक कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा डेंजर बनता जा रहा है। और आप बिल्कुल राइट, आपका कंसर्न है कि हमें, इसीलिए हम कहते हैं ना साइबर वॉरफेयर का भी अब शिकार है, आपको इसका अगेंस्ट भी आपको करना है। हाइब्रिड वॉर के अंदर ये साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉर का जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो इसलिए आई थिंक के वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। दैट इज द रीजन कि हम कहते हैं कि सोशल मीडिया वेयर एज इज वेरी यूजफुल, जहां हम जो है गूगल के ऊपर जाके बहुत सी चीजें लाइब्रेरियों से ढूंढ के रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, काम, नॉलेज, एवरीथिंग। एट द सेम टाइम आप उसको झूठ, फेक न्यूज, कैरेक्टर असैसिनेशन, लाइज, मिसगाइडिंग और टोटल ऐसी चीजें करती हैं जहां इनोसेंट पब्लिक, जिनको इतना ज्यादा अवेयर नहीं होता। अच्छा, यही पॉइंट जनरल साहब, यही पॉइंट जो आप कह रहे हैं कि आम लोगों के जो इसमें राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, क्योंकि देखिए ऑफ लेट हमने देखा है कि बहुत सारे ऑडियो सामने आए लोगों के, जिसमें जाहिर है वो उनकी गुफ्तगू थी, कुछ निजी गुफ्तगू भी थी, और फिर उसके बाद कुछ हो नहीं सका उन ऑडियोज के साथ। तो जब इस तरह की गुफ्तगू, क्योंकि जब इस तरह की इजाजत दे दी जाती है, हमारे लेजिस्लेटर्स इस तरह की इजाजत दे देते हैं, तो ये आम शहरी के राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे इस तरह से, और उनको फिर कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखें ना, उसका ख्याल तो हुकूमत वक्त को खुद रखना होता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चले। आप ये देखें कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में मसलन पुलिस है, दूसरे इनके हाथों में डंडे भी हैं, इनके हाथों रबड़ की गोलियां भी हैं, नॉर्मल गोलियां भी हैं और राइफलें भी हैं। तो अगर ये उसको मिसयूज करेंगे अथॉरिटी को, और वो किसी बजाय इसके कि सस्पेक्ट के पीछे जाए, अपने बंदे को मार दें, तो ये मतलब है इसके ऊपर और तो कोई चेक नहीं है एक्सेप्ट दिस कि जो इस चीज में इन्वॉल्व हो उसको करार वाकई सजा मिले। तो इस तरह के मिसहैप, मुझे याद है लंदन में एक बंदे को उन्होंने रोका, वो नहीं रुको, गोली मार के मार दिया, और पता चला वो मासूम था, लंदन की बिल्कुल मेन बाजार के अंदर। तो इस तरह अगर आप मिस यूज करेंगे तो ये गवर्नेंस के फेलियर्स हैं। अदरवाइज मसलन आपकी सेकंड लाइन फोर्सेस है, स्मगलिंग को रोकती हैं, बॉर्डर्स पे जाती हैं, और अगर वो सिविलियन के दाएं बाएं होने शुरू हो जाए तो वो गलत है। तो आई थिंक के हुकूमत वक्त के कंधों पे बहुत रिस्पांसिबिलिटी है कि अपने इंस्टीट्यूशंस को ऐसा ट्रेन करे
कि वो ये देखें कि उनकी ड्यूटी की हदूदों कयूद क्या है और उनके अंदर रह के वो काम करें। अदरवाइज तो मिसलीड करने के लिए तो बाखुदा मैं आपको तो पीछे ख्वाजा साद रफीक की एक टेप चल रही होती थी कि वो कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब को रिहा करें, क्यों नहीं करते, इनका पूरा हक है, इनको बाहर जाना चाहिए, वो करना चाहिए। अच्छा, हुआ ये कि उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया था, उसको काट के वहां इमरान करते जाते, तो मतलब है बहुत सी ये मिसगाइड और मिसलीड करती है, तो पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। जनरल साहब, आपको याद होगा सर कि जब 75 में भुट्टो साहब पे ये इल्जाम लगता था कि उन्होंने ISI को ये उन्होंने अथराइज किया था कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उनके मुखालफिन की, तो उनको ये अवेयर रखें और उनको रिपोर्ट किया करें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। वो भी नोटिफिकेशन उन्होंने किया था इसी तरीके का, और ISI को बकायदा एक सियासी रोल दिया गया था, डेस्क बनाया गया। इसका बाद में खुद शिकार हुआ, बाद में सारे सियासतदान ये शिकायतें करते थे कि जनाब अगर इंटेलिजेंस एजेंसी जो है या ISI जो है हुकूमतें गिराने बनाने में वो मुलविस है। तो सियासतदान ये काम पहले खुद पावर देते, एजेंसी को देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं कि जनाब के ये, और उस वक्त कौमी मसला बताया जाता है, सिक्योरिटी का मसला बताया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी है। बाद में जब हुई एजेंसी उन्हीं के खिलाफ वो कार्रवाई शुरू करते हैं, फिर ये रोते हैं, फिर ये मतलब कहते थे एस्टेब्लिशमेंट हमें चलने नहीं दे रही, ये देखिए कि एजेंसियां मुल्क चला रही हैं, वो सियासतदानों को ये कर रही हैं। हाउ डू यू व्यू दैट? पावर पहले दे के बाद में ये उससे विक्टिम बनते हैं सारे सियासतदान सर। बड़ी ठीक आपकी ऑब्जर्वेशन है रूप भाई, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि पूरी दुनिया में जो रवाज है उसमें दो तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं। एक इंटरनल है, जैसे हमारे पास जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और एक होती है जो सर्विसेज से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के लिए इंटर सर्विसेज भी। वो सिर्फ इंटरनली उन चीजों को देखते हैं जो कौमी सलामती पे उनका अगर उसका इम्पैक्ट हो रहा हो और दुश्मन पेनिट्रेट कर गया हो। अदरवाइज वो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस रीजन के अंदर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा टास्क है। वो इंडिया का रा हो या इजराइल का मुसाद हो या CIA हो यूनाइटेड स्टेट्स का, या ये MI5, 6 वगैरह बरतानिया के हो, ये बैनुल अक़वामी तरह के ऊपर ही ज्यादातर वो डील करते हैं। और आई थिंक कि यही रोल पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ज्यादा जो तो सियासी जोड़ तोड़ है, ये सियासतदानों का काम है, और इसके ऊपर अगर कोई इंफॉर्मेशन आनी है या जानी है जो मुल्क के मफाद से मुतसादम है, तो वो IB का रोल होना चाहिए। और अगर ISI या इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई ऐसी खबर मिलती है जो कौमी सलामती के मुनाफिक नहीं है, उसके खिलाफ जाती है, तो उसको वो जरूर प्राइम मिनिस्टर के नॉलेज में ले आते हैं। लेकिन उसकी मैनिपुलेशन इंटरनली जो है वो किसी लिहाज से नहीं है, बिकॉज दैट डाइवर्ट्स योर अटेंशन फ्रॉम योर ऑपरेशनल ड्यूटीज रीजनली। लास्ट क्वेश्चन सर, जनरल साहब लास्ट क्वेश्चन, आपने भी देखी होगी कि अमेरिकन ये इंतजामिया जो है उन्होंने बड़ा उस पर रिएक्ट किया है। बड़े 1 साल बाद तकरीबन उन्होंने कहा 9 मई के वाकया जो पाकिस्तान में हुए थे उसको उन्होंने उस पर तनकीद की है, उस पर उन्होंने कंडमनेशन कहे या उसको तनकीद कहे। हाउ डू यू व्यू दैट? क्योंकि अभी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले एक बड़े स्ट्रॉन्ग 300 उसमें 68 कांग्रेसमैन ने एक रेजोल्यूशन पास किया अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान के इलेक्शन पे, ये फ्रॉड्स पे, ह्यूमन राइट्स वगैरह। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन लगता है ये है कि ये जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडेन की, वो तो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, लेकिन जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं, उन्होंने वो लगता है कि वो इस पाकिस्तान के हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपोजिट तरीके से चल रहे हैं। आप समझते हैं कि ये उन्होंने एफर्ट की है, उन्होंने ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो डैमेज हुआ है पाकिस्तान को उनकी करारदाद से, उसका उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की है, मैसेज भेजा है उन्होंने पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को कि नहीं भाई सब कांग्रेस जो भी कहते रहे हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की करारदाद है ना, वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और उसके ऊपर हमारे एक रिनाउंड कॉलमिस्ट हैं अंग्रेजी न्यूज़पेपर के आजकल, नासिर साहब या समबडी हु इज देयर इन अमेरिका, और उन्होंने वहां से एक कॉलम लिखा है जो हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर्स में इंग्लिश में छपा भी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं हैरान हो गया हूँ यहाँ आके ये देख के कि ये सारी जो PTI की यहाँ कन्वेंसिंग हुई और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर तक जाके
और उनके जो लॉबिंग फर्म्स हैं, और ये करके तो ये तकरीबन दोनों जो पार्टियां हैं हाउस की और अपोजिशन की, उनको इकट्ठा होके तो ये करारदाद हुई है। और वो कहते थे, उसमें लिखा था कि इससे पहले ये IMF के दफ्तर के सामने भी एहतजाज करते रहे कि IMF का मुआहदा ना हो ताकि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। और फिर तीसरा वो कहता है कि अभी ये पनप रहा है कि कुछ ऐसी मूव की जाए कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग जाए ताकि ये आगे न चलने पाए। ये तो बात वहां तक थी। अभी अमेरिका ने उसको नेगेट करने के लिए अपने तौर पे जो हुकूमत ने बात की है, उसमें दो चीजें कही उसने, ये मिलर मैथ्यू ने। एक तो उसने ये कहा है कि जो हमने हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम भी आगे जवाबी कार्रवाई में जो हार्ट परसूट कर सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा है कि ये जो रीजनल जो थ्रेट है उसको हम शेयर करते हैं विद पाकिस्तान, और अपने तौर पे उन्होंने ये कहा। बट मैं आई टेक दैट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि यहाँ रीजनल जितनी गड़बड़ है इसमें बड़ा रोल अमेरिका का खुद है। और जब वो यहाँ थे तो सलाला वगैरह पे हमले भी करते रहे और मुल्क के अंदर भी उसामा के ऊपर आके अटैक किया। तो वो मुझे याद आता है कि वो मेरे पास से गुजर के मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। ये तो एक वो स्टेशन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो उन्होंने 9 मई के हवाले से किया है, और वो सच्ची बात है, वो एस्टेब्लिश है, इंटरनेशनल नाम है कि आपका पीसफुल असेंबली, आपका प्रोसेशन, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो तो सब कुछ अलाउड है। लेकिन हुल्लड़बाजी, कत्लो गारत और ये जो कुछ हुआ 9 मई को, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू एनी कंट्री। और फिर ये हुल्लड़बाजी कोई आम बाजार के अंदर किसी मार्केट में नहीं हुई, ये आपने GHQ के ऊपर हमला किया और आपने उन इंस्टॉलेशन पे हमला किया जो हमारा प्राइड है, और वो स्टैचूज उठा उठा के फेंके जो हमारे शोहदा के स्टैचूज हैं और जिनको हम बिल्कुल हाईली रिगार्ड करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज तो ना अमेरिका में इजाजत है, ना यूरोप में, ना किसी अफ्रीका के बिल्कुल एक डाउन टू जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री का गरीब तरीन मुल्क, उसमें भी इजाजत नहीं है। तो ये जो जहां हुआ है उसको अमेरिकन ने कहा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट थिंग कि उन्होंने कहा कि ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है और इससे आगे। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के महफूज फैसले के बारे में, जो आज की प्रोसीडिंग रही। शाखावर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे एक्सक्लूसिव डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए।